हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग 12th क्लास के पॉलिटिकल साइंस के पहला चैप्टर का पार्ट 2 में आप सभी बच्चों का स्वागत है। विभाजन, विस्थापन, पुनर्वास। 14-15 अगस्त 1947 को एक नहीं बल्कि दो राष्ट्र भारत और पाकिस्तान अस्तित्व में आए। 14-15 अगस्त 1947 को एक राष्ट्र नहीं बल्कि दो राष्ट्रों का निर्माण हुआ था, एक पाकिस्तान के रूप में और दूसरे भारत के रूप में। ऐसा विभाजन के कारण हुआ ब्रिटिश इंडिया को भारत और पाकिस्तान के रूप में बांट दिया गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ब्रिटिश इंडिया को दो भागों में बांट दिया गया, एक भाग भारत और दूसरा भाग पाकिस्तान के रूप में सामने आया। मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात की थी। इस सिद्धांत के अनुसार भारत किसी एक कौम का नहीं बल्कि हिंदू और मुसलमान नाम की दो कौमों का देश था, और इसी कारण मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए एक अलग देश यानी पाकिस्तान की मांग की। मुस्लिम लीग के अनुसार भारत एक कौम का नहीं बल्कि दो कौमों का देश था, एक कौम हिंदू और दूसरा कौम मुस्लिम का। इसलिए मुस्लिमों के लिए एक अलग देश यानी पाकिस्तान की मांग किया गया। कांग्रेस ने द्विराष्ट्र सिद्धांत तथा पाकिस्तान की मांग का विरोध किया। कांग्रेस ने दो राष्ट्रों वाले सिद्धांतों का और पाकिस्तान की मांगों का विरोध किया। लेकिन सन 1940 के दशक में राजनीतिक मोर्चे पर कई बदलाव आए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच राजनीतिक प्रतिस्पर्धा तथा ब्रिटिश शासन की भूमिका जैसी कई बातों का जोर रहा। नतीजन पाकिस्तान की मांग मान ली गई। लेकिन 1940 के दशक में राजनीतिक मोर्चे पर कई बदलाव आए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच राजनीतिक होड़ और ब्रिटिश शासन के रोल के कारण अंततः पाकिस्तान की मांग को मान लिया गया। विभाजन की प्रक्रिया यानी बंटवारे का नियम। यह विभाजन दर्दनाक तो था ही, इस पर फैसला करना और अमल में लाना और भी कठिन था। भारत का बंटवारा बहुत ही दर्दनाक था और इस पर फैसला करना और प्रैक्टिस में लाना तो और भी कठिन था। तय किया गया कि धार्मिक बहुसंख्या को विभाजन का आधार बनाया जाएगा। फैसला किया गया कि भारत का बंटवारा धार्मिक बहुसंख्यक के आधार पर किया जाएगा, यानी जिन क्षेत्रों में मुस्लिमों की जनसंख्या सबसे ज़्यादा होगी वह क्षेत्र पाकिस्तान को दे दिया जाएगा और बाकी क्षेत्र भारत के होंगे। इसके मायने यह थे कि जिन इलाकों में मुसलमान बहुसंख्यक थे वे इलाके पाकिस्तान के भूभाग होंगे और शेष हिस्से भारत कहलाएंगे। इसके अनुसार जिस क्षेत्र में मुसलमानों की जनसंख्या ज़्यादा होगी वह क्षेत्र पाकिस्तान को दे दिया जाएगा और जिस क्षेत्र में हिंदुओं की जनसंख्या और सिखों की जनसंख्या ज़्यादा होगी वह क्षेत्र भारत को दे दिया जाएगा। लेकिन असल में इसमें कई किस्म की दिक्कतें भी थी। पहली बात तो यह कि ब्रिटिश इंडिया में कोई एक भी इलाका ऐसा नहीं था जहां मुसलमान बहुसंख्यक हो। पहली बात तो यह था कि ब्रिटिश इंडिया में ऐसा कोई भी इलाका नहीं था कि जहां मुसलमानों की जनसंख्या ज़्यादा हो। ऐसे दो इलाके थे जहां मुसलमानों की आबादी ज़्यादा थी, इलाका पश्चिम में था तो दूसरा पूरब में। लेकिन ब्रिटिश इंडिया में दो ऐसे इलाके थे जहां मुसलमानों की जनसंख्या थोड़ा अधिक था। पहला इलाका पश्चिम के क्षेत्र में था और दूसरा इलाका पूर्व में था। ऐसा कोई तरीका नहीं था कि इन दोनों इलाकों को जोड़कर एक जगह कर दिया जाए। लेकिन ऐसा कोई तरीका नहीं था कि इन दोनों इलाकों को जोड़कर एक साथ कर दिया जाए। इसे देखते हुए फैसला हुआ कि पाकिस्तान में दो इलाके शामिल होंगे, यानी पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, तथा इनके बीच में भारतीय भूभाग का एक बड़ा विस्तार होगा। इन समस्याओं को देखते हुए यह फैसला हुआ कि पाकिस्तान में दो इलाके शामिल होंगे, यानी पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, और बाकी हिस्से भारत के होंगे। दूसरी बात यह कि मुस्लिम बहुल हर इलाका पाकिस्तान में जाने को राजी हो, ऐसा भी नहीं था। दूसरी बात यह था कि मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्र में रहने वाले सारे मुसलमान पाकिस्तान में जाना चाहता हो, ऐसा बिल्कुल नहीं था, क्योंकि कुछ मुसलमान भारत में ही रहना चाहते थे। खान अब्दुल गफ्फार खान पश्चिमी उत्तर सीमा प्रांत के निर्विवाद नेता थे। खान अब्दुल गफ्फार खान के नाम के
व्यक्ति भारत के पश्चिमी उत्तर सीमा प्रांत के प्रसिद्ध नेता थे। उनकी प्रसिद्धि सीमांत गांधी के रूप में थी और वे द्विराष्ट्र सिद्धांत के एकदम खिलाफ थे। खान अब्दुल गफ्फार खान की पहचान सीमांत गांधी के नाम से था और वे दो राष्ट्रों के सिद्धांतों के बिल्कुल खिलाफ थे। लेकिन उनकी आवाज़ की अनदेखी की गई और पश्चिमी उत्तर सीमा प्रांत को पाकिस्तान में शामिल मान लिया गया। लेकिन उनकी बातों पर कोई भी ध्यान नहीं दिया और पश्चिमी उत्तर सीमा प्रांत को पाकिस्तान में शामिल कर लिया गया। तीसरी समस्या और भी विकट थी। ब्रिटिश इंडिया के मुस्लिम बहुल प्रांत पंजाब और बंगाल में अनेक हिस्से बहुसंख्यक गैर मुस्लिम आबादी वाले थे। तीसरी समस्या और भी कठिन थी। ब्रिटिश इंडिया के मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्रों में पंजाब और बंगाल थे, लेकिन इन क्षेत्रों के कुछ हिस्सों में गैर मुस्लिम भी रहा करते थे, यानी कि वे लोग मुस्लिम नहीं थे। ऐसे में फैसला हुआ कि इन दोनों प्रांतों में भी बंटवारा धार्मिक बहुसंख्यकों के आधार पर होगा और इसमें जिले अथवा उससे निचले स्तर के प्रशासनिक हलकों को आधार माना जाएगा। ऐसे में फैसला हुआ कि इन दोनों प्रांतों को यानी पंजाब और बंगाल का बंटवारा भी धार्मिक जनसंख्या के आधार पर ही होगा और इसमें जिले या ब्लॉक के आधार पर बांट दिया जाएगा। 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि तक यह फैसला नहीं हो पाया था। इसका मतलब यह हुआ कि आज़ादी के दिन तक अनेक लोगों को यह पता नहीं था कि वह भारत में है या पाकिस्तान में। 14-15 अगस्त 1947 की रात्रि तक यह फैसला नहीं हो पाया था कि कौन सा जिला या ब्लॉक पाकिस्तान में होंगे और कौन सा जिला या ब्लॉक भारत में होंगे। इसका मतलब यह हुआ था कि आज़ादी के दिन इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को यह पता ही नहीं था कि वह पाकिस्तान में है या भारत में। पंजाब और बंगाल का बंटवारा विभाजन की सबसे बड़ी तबाही साबित हुआ। इसी कारण पंजाब और बंगाल का बंटवारा बहुत ही खतरनाक साबित हुआ। सीमा के दोनों तरफ अल्पसंख्यक थे। जो इलाके अब पाकिस्तान में है वहाँ लाखों की संख्या में हिंदू और सिख आबादी थी। जो इलाके पाकिस्तान में थे वहाँ लाखों की संख्या में हिंदू और सिख आबादी थी। ठीक इसी तरह पंजाब और बंगाल के भारतीय भूभाग में भी लाखों की संख्या में मुस्लिम आबादी थी। ठीक इसी तरह बंगाल और पंजाब के भारतीय क्षेत्रों में लाखों की संख्या में मुस्लिम आबादी थी। जैसे ही यह बात साफ हुई कि देशों का बंटवारा होने वाला है, वैसे ही दोनों तरफ के अल्पसंख्यकों पर हमले होने लगे। जैसे ही इन सभी को पता चला कि देश का बंटवारा होने वाला है, वैसे ही दोनों तरफ के अल्पसंख्यकों पर हमले होने लगे थे। कोई भी इस बात का अनुमान नहीं लगा सका था कि यह समस्या विकट रूप धारण करने जा रही है। इस कठिनाई से उभरने के लिए किसी के पास में कोई योजना भी नहीं था। कोई भी इस बात का अनुमान नहीं लगाया था कि यह समस्या इतनी बड़ी हो जाएगी और इन समस्याओं से निपटने के लिए किसी के पास कोई योजना भी नहीं थी। दोनों तरफ के अल्पसंख्यकों के पास मात्र एक रास्ता यही बचा था कि वह अपने अपने घरों को छोड़ दे। कई बार तो उन्हें ऐसा चंद घंटों की मोहलत के भीतर करना पड़ता था। दोनों तरफ के अल्पसंख्यकों के पास मात्र एक ही रास्ता बचा था कि वह अपने अपने घरों को छोड़ दे। कई बार तो उन्हें ऐसा करने के लिए कुछ घंटे ही समय दिया गया था। विभाजन के परिणाम। सन 1947 में बड़े पैमाने पर एक जगह की आबादी दूसरी जगह जाने को मजबूर हुई थी। 1947 के समय बड़ी मात्रा में एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोग जाने के लिए मजबूर हो गए थे। मानव इतिहास के अब तक ज्ञात सबसे बड़े स्थानांतरणों में से एक था। मानव इतिहास में अब तक इतने बड़े स्थानांतरण नहीं हुआ था। धर्म के नाम पर एक समुदाय के लोगों ने दूसरे समुदाय के लोगों को बेरहमी से मारा। धर्म के नाम पर एक समुदाय के लोगों ने दूसरे समुदाय के लोगों को बेरहमी से मार डाला। लाहौर, अमृतसर और कोलकाता जैसे शहर सांप्रदायिक अखाड़ों में तब्दील हो गए। लाहौर, अमृतसर और कोलकाता जैसे बड़े शहर सांप्रदायिक अखाड़ों में तब्दील हो गए थे। जिन इलाकों में ज़्यादातर हिंदू अथवा सिख आबादी थी, उन इलाकों में मुसलमानों ने जाना छोड़ दिया। ठीक इसी तरह मुस्लिम बहुल आबादी वाले इलाकों में हिंदू और सिख भी नहीं गुजरते थे। जिन इलाकों में ज़्यादा हिंदू या सिख थे, उन इलाकों में मुसलमान जाना छोड़ दिया
और जिन इलाकों में मुसलमान ज़्यादा हुआ करता था उन इलाकों में हिंदू या सिख जाना बंद कर दिया था। अक्सर लोगों ने पैदल चलकर यह दूरी तय की। सीमा के दोनों ओर हजारों की तादाद में औरतों को अगवा कर लिया गया। उन्हें जबरन शादी करनी पड़ी और अगवा करने वाले का धर्म भी अपनाना पड़ा। उस समय लोगों ने पैदल चलकर दूरी तय किया था। सीमा के दोनों तरफ हजारों की संख्या में औरतों को अगवा कर लिया गया। उन्हें जबरन शादी करनी पड़ी और अगवा करने वाले का धर्म भी अपनाना पड़ा। कई मामलों में यह भी हुआ कि खुद परिवार के लोगों ने अपने कुल की इज्जत बचाने के नाम पर घर की बहू बेटियों को मार डाला। बहुत से बच्चे अपने माँ बाप से बिछड़ गए। यह भी देखा गया कि अपने परिवार के कुछ लोगों ने अपने कुल की इज्जत बचाने के नाम पर अपने ही बहू बेटियों को मार डाला। बहुत से बच्चे अपने माँ बाप से बिछड़ गए। जो लोग सीमा पार करने में किसी तरह सफल रहे, उन्होंने पाया कि अब वे बेठिकाना हो गए। जो लोग सीमा पार करने में किसी तरह सफल हो गए थे, उन्हें एहसास हुआ कि वे अब बेघर हो गए। उनके पास रहने और खाने का कोई भी ठिकाना नहीं था। इन लाखों शरणार्थियों के लिए देश की आज़ादी का मतलब था महीनों और कभी कभी सालों तक किसी शरणार्थी शिविर में ज़िंदगी काटना। इन लाखों लोगों ने महीनों और कभी कभी सालों तक किसी शरणार्थी शिविरों में ज़िंदगी काटने के लिए मजबूर था। वित्तीय संपदा के साथ साथ टेबल, कुर्सी, टाइपराइटर और पुलिस के वाद्य यंत्रों तक बंटवारा हुआ था। वित्तीय संपत्ति के बंटवारे के साथ साथ यहाँ तक कि टेबल, कुर्सी, टाइपराइटर, पुलिस के वाद्य यंत्रों तक का बंटवारा हो गया था। सरकारी और रेलवे के कर्मचारियों का भी बंटवारा हुआ था। यहाँ तक कि सरकारी रेलवे कर्मचारियों का भी बंटवारा हो गया था। अनुमान किया जाता है कि विभाजन के कारण 80 लाख लोगों को अपना घर बार छोड़कर सीमा पार जाना पड़ा। अनुमान किया जाता है कि लगभग 80 लाख लोगों ने अपने घर बार को छोड़कर सीमा पार को जाना पड़ा। विभाजन की हिंसा में तकरीबन 5 से 10 लाख लोगों ने अपनी जान गंवा दी। भारत पाकिस्तान के बंटवारे के कारण लगभग 5 से 10 लाख लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। विभाजन के दौरान बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी पाकिस्तान चली गई। इसके बावजूद 1951 के वक्त भारत की कुल आबादी में 12% मुसलमान थे। विभाजन के दौरान बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी पाकिस्तान चली गई। इसके बावजूद 1951 के वक्त भारत की कुल आबादी में से 15% आबादी मुसलमान के थे। ऐसे में यह सवाल था कि भारत अपने मुसलमान नागरिकों तथा दूसरे धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ क्या बर्ताव करे। भारत के सामने एक ऐसे सवाल आकर खड़ा हो गए थे क्योंकि मुसलमान नागरिकों और दूसरे धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ बर्ताव क्या करें। मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र की मांग करने के एतबार से अग्रणी थे। मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र की मांग की और बतौर उसको मिला भी, पाकिस्तान के रूप में। ठीक इसी तरह कुछ और संगठन भी थे जो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हिंदुओं को लामबंद करने की कोशिश में लगे थे। ठीक इसी तरह भारत के कुछ संगठन भी भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए लोगों को इकट्ठा कर रहे थे। लेकिन भारत की कौमी सरकार के अधिकतर नेता सभी नागरिकों को समान दर्जा देने की हामी थे। चाहे नागरिक किसी भी धर्म का हो, वह भारत को एक ऐसे राष्ट्र के रूप में नहीं देखना चाहते थे जहां किसी एक धर्म के अनुयायियों को दूसरी धर्मावलंबियों के ऊपर वरीयता दी जाए। लेकिन भारत के कौमी सरकार के अधिकतर नेता सभी धर्म के लोगों को समान दर्जा देने के लिए हामी थे। किसी भी एक धर्म को ज़्यादा वरीयता ना दिया जाए, सारे धर्मों को समान रूप से देखा जाए, ऐसे भारत के नेताओं को कहना था। नागरिक चाहे जिस धर्म को माने, उसका दर्जा बाकी नागरिकों के बराबर ही होना चाहिए। नागरिक चाहे जिस धर्म को माने, उसकी दर्जा बाकी धर्म के मानने वाले लोगों के बराबर ही होना चाहिए। हमारे नेतागण धर्मनिरपेक्ष राज्य के आदर्श के हिमायती थे। हमारे नेता धर्मनिरपेक्ष राज्य चाहते थे ताकि यहाँ पे सभी धर्म के मानने वाले लोगों को बराबर समानता मिले। उनके इस आदर्श की अभिव्यक्ति भारतीय संविधान में हुई। इसलिए हमारे भारत के संविधान में भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया ताकि यहाँ पे किसी एक धर्म को ज़्यादा बढ़ावा ना दिया जाए, सारे धर्मों को समान रूप से देखा जाए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।
मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, यदि आप 12th क्लास के पॉलिटिकल साइंस में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो हमारे चैनल सुपर क्लासेस गुरुजी को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे सारे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचें।